I, Dr. Giri, being a gynecologist and owner of RBS IVF ION वुमेन हॉस्पिटल दीघा रेलवे कॉलोनी पटना। और आज जो कुछ शब्द हैं मेरे आप सभी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं। और जो चंद सवाल जो लोगों के दिमाग में ध्यान में जो उठती हैं वो ये कि ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग से फ़ायदा है कि नहीं है। और आजकल को जो कुछ लोग हैं जो फैशन समझते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो वो नो सुनने को ब्रेस्ट करानी है, क्यों करानी है, आगे की बात हम लोग सुनेंगे अच्छी तरह से। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में दो शब्द कही जाती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में। पहले से लिविंग फ्लूइड है। जनरली हम लोग लिक्विड को कभी लिविंग नहीं बोलते हैं, बट ब्रेस्ट जो मिल्क होता है उसको लिविंग बोलते हैं और इसको अमृत भी बोलते हैं। और अमृत शब्द ही अपने आप में किस तरह का शब्द है ये सभी लोग इसको अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इन सभी चीज़ों के पीछे जो कारण है वो इस प्रकार के हैं कि जो ब्रेस्ट का मिल्क होता है उसके अंदर वो तत्व पाए जाती हैं जो बच्चों में जो 95% बीमारियां होती हैं उनको डिफेंड करने की ताकत होती है। जस्ट यहीं पे एक बात समझ लें कि मार्केट के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन जो टर्मिनल स्टेज में और जो लेटेस्ट मोड ऑफ जो ट्रीटमेंट होता है और हाई प्रोफाइल लेवल का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन IgA, IgG और IgM मार्केट में और इवन IG वगैरह भी अवेलेबल होता है। तो ये चीज़ें जो है ब्रेस्ट मिल्क में होती हैं और ये कैसे काम करती हैं हम लोग आगे की तरफ सुनेंगे। और तीसरी चीज़ आती है कि हर आदमी चाहता है कि बच्चे का ग्रोथ सही हो, उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं हो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नहीं हो, तो वो भी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ये सारी पूरी होती है कि इन चीज़ों से वो दूर रखें। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ब्रेस्ट मदर जो है, और आपको पहला चीज़ प्रश्न का आंसर देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें तुरंत के तुरंत स्टार्ट करने में प्लासेंटा एक्सपेल नहीं करता उसके पहले स्टार्ट कर दें तो अति उत्तम है, क्योंकि उससे दोनों को फायदा है कि एक तो ऑक्सीटॉसिन रिलीज होता है जो हम लोग प्लासेंटा एक्सपेल कराने के लिए देते हैं, तो प्लासेंटा स्पॉन्टेनियसली एक्सपेल आउट हो जाएगा और इसकी वजह से शॉर्ट स्पेन में होगा तो PTH नहीं होगा, यानी कि ब्लीडिंग नहीं होगा, तो मदर को एनीमिया होने के चांसेस भी कम है। दूसरी बात होती है कि जब शक करेगा तो ऑक्सीटॉसिन रिलीज होगा तो आपको मिल्क का इंजेक्शन होगा, अर्थात बच्चे जो स्वतः का स्वतः उसके मुंह में मिल्क आना चालू हो जाएगा। और प्रोलैक्टिन का भी वैल्यू हाई होता है क्योंकि ये हार्मोन्स का जो एक्सिस होता है ना, हाइपोपिट्यूटरी एक्सिस, उसको स्टिमुलेट करता है सक्लिंग रिफ्लेक्स की वजह से। ब्रेस्ट मिल्क अगर हम देखें तो एक माँ जो है जो बच्चे के लिए जो किलो कैलोरी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है प्रचुर मात्रा में बनता है। एन औसतन कर सकते हैं कि 75 ml जो है ब्रेस्ट फीडिंग में, एक बार ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को एक माँ दूध सकती है। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कितनी बार जो दूध पिलानी चाहिए, तो आपको इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जितना बार बच्चा को पिला सकते हैं पिलाइए, फायदा ही करेगा, नुकसान करने वाला कुछ भी नहीं है। यहीं पे कुछ महिलाएं डॉक्टर के पास जाती हैं कंप्लेंट करने के लिए कि डॉक्टर साहब देखिए जितनी बार माँ का दूध पिला रहा होता है और बच्चा पैखाना करता है, तो याद रखिए इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। जितनी बार फीडिंग करेंगे उतनी बार लोजिस्ट्रोल पास करेगा, इसके लिए वरी नहीं होना है और ये 3 महीना तक रहता ही रहता है। इसलिए डॉक्टर से परामर्श लेने की और डॉक्टर को पैसा देकर अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस भी करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ का दूध को ऐसे में डिवाइड करते हैं जो पहली बार दूध पीता है कोलेस्ट्रॉल होता है, रिच इम्यूनोग्लोबिन होता है, फैट होता है और उसमें एनर्जेटिक चीज़ होती है तो वो फायदा करता है। वैसे फिर से देखते हैं तो माँ के दूध को हम 2 भाग में बांट देते हैं, फोर मिल्क और हैंड मिल्क। फोर मिल्क जो होता है वो कैलोरी एनर्जी में रिच होता है, यानी कि जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है तो बच्चों को सप्लाई करता है। जो हैंड मिल्क होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोटीन का ही बना होता है इम्यूनोग्लोबिन, जिसमें IgA है, IgG और IgM है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जो एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर द बॉडी ग्रोथ होता है, ऑप्टिमाइज करने के लिए उपाय आता है। एक ही करके फंक्शन पढ़ते हैं। पहले एक बात जस्टिफाई कर देना चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है उसका मुख्य कारण होता है, पहला होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दूसरा होता है GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यही 2 कारण होती है जिसमें कि बच्चों की मृत्यु ज़्यादा होती है और डॉक्टर को 95% बच्चे को जाना पड़ता है। तो याद रखिएगा 95% इन्फेंट मोर्टेलिटी को डिक्रीज करने का सिंपल तरीका है ब्रेस्ट फीडिंग। कैसे हो? ऐसे IgA वो जो न्यूक्लियोलाइसिस में हेल्प करता है, यानी कि पूरे के पूरे जो GI ट्रैक्ट है और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसमें एक थिक कवच बना देता है जिसको से कोई भी बैक्टीरिया और पैथोजन का एंट्री नहीं हो पाता है और वो बीमारी से वंचित रहता है। दूसरा आता है IgM और IgG। IgM एक्यूट जो है वो कोई भी इन्फेक्शन तो सब फाइट करता है और लॉन्ग टर्म के लिए IgG काम करता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है उसमें IgM काम करता है, लॉन्ग टर्म जो इन्फेक्शन होता है सेकेंड एक्सपोजर पर पड़ता है तो प्राइम होने के बाद IgG में कन्वर्ट होता है, जिसको मेमोरी कन्वर्सन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें बायोफिटिस फैक्टर होता है जो हम लोग जानते हैं, जियार्डियासिस होता है, जियार्डिया एक प्रोटोजोआ है जो कि मिट्टी में पानी में पाया जाता है, उससे ये लड़ता है। दूसरा चीज़ आ जाता है कि और एक पैथोजन होता है ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, है ना, इसीलिए कोलाई, उससे फाइट करता है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है मिनिमाइज होने का। दूसरी चीज़ है मदर को अगर ले लेते हैं तो मदर के अंदर हम जानते हैं कि डिलीवरी के बाद से पोस्टमार्टम साइकोसिस होता है और बाद में मदर जो है
डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर में कन्वर्ट होती है। तो जो सोशल हार्मोन का जो बैलेंस भी डेवलप करता है बच्चा का सक्लिंग रिफ्लेक्स, उसे दोनों बीमारियां नहीं होती है। तीसरा है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं तो मास्टाल्जिया होता है, मास्टाइटिस बोलते हैं, जो स्टेप ऑरियस होता है, स्टेप एपिडर्मिस से होता है। तो अब बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव होता है, सर्जन 18 से 20 हज़ार रुपये से कम नहीं लेगा ट्रेन करने के लिए, क्योंकि 5 जो जीए में ड्रेन होने वाला एब्सेस उसमें से ही होता है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपका जो माँ के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको कि बैलेंस रखता है। और तीसरी चीज़ है ये आप जान ले कि एब्सोल्यूट और ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं जो 3 मंथ के लिए होता है, उसमें किसी भी कंट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं पड़ती है और 6 मंथ तक भी हो सकता है। कब ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए? सीएस में चूँकि बहुत पेन रहता है, काम जाम रहता है, इसलिए जो हाफ एन आवर का एक मार्जिन हम लोग लेते हैं। बट नॉर्मल डिलीवरी में तुरंत के तुरंत फीडिंग देनी चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क में एक बात और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो टॉरिन। कोई नेचुरल पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें टॉरिन पाया जाता हो, जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे का IQ बहुत अच्छा होगा, मसल्स का टोन मेंटेन रहेगा, मसल्स का पावर रहेगा। तो जो स्टैंडिंग अप है, क्लाइंबिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, वो टाइम पे होगा। कैल्शियम और आयरन ये बच्चे के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मदर मिल्क का जो ये 2 कंपोनेंट है उसकी वायबिलिटी ज़्यादा होती है। विद रिस्पेक्ट टू अदर सोर्सेज ऑफ आयरन और कैल्शियम, मदर मिल्क बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, कारगर होता है। और यही सब चीज़ें हैं ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करनी है। जो लोग पैशन समझते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से हमारा ये होगा वो समझ लें, उनका फाइनेंशियल स्टेटस वीक होने वाला है, इसको प्रमोट करें, घर को बताएं ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद बातों को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।